सभी सखियों को राजुल का नमस्कार। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार राजुल, और हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और आज तो दिन ही दिन है, बहुत बढ़िया बढ़िया सा दिन है, बहुत हम्म। सारे दिन है, एक दिन पड़ गए हमारे साथ, है ना। हाँ, और आज तो सबसे बड़ा दिन ये है, जैसा कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं ना, कि हम्म। होली के त्योहार के बाद ये सखी सहेली की पहली बैठक है। तो भाई समझ लीजिए कि इस बैठक में बहुत सारी बातें भी हैं और हाँ, बहुत सारे गाने भी हैं। बहुत सारे रंग हैं इसमें, क्योंकि भाई वैसे देखा जाए तो होली मिलन जो है वो 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक जब जब आप पहली बार किसी से मुलाकात करें हम्म। तो गले मिल ही लेते हैं इसी बहाने हम लोग। बिल्कुल। और हंसी ठिठोली की तो बात ही क्या है, इसमें तो हाँ। होली में इसके रंग ही अलग रहते हैं। लेकिन हम जब सखी विशेष लेकर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो खास रहता है, या बहुत कुछ खास रहता है ना। तो आज हम जिन सखी के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं निशा मिलेट। और जैसा कि बात हमने की कि कुछ विशेष रहता है, हम्म। तो बहुत अच्छी तैराक रही हैं ये, और बहुत नामी तैराक रही हैं। बस बस। इनके बारे में जानेंगे हम। बिल्कुल बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तो बता दें कि जैसे हमने कहा कि आज बड़ा खास खास दिवस है, तो भाई आज विश्व कविता दिवस है। तो रेणु जी, एक बात तो बनती है कि जो हमारे श्रोता लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो वो अगर आज अपनी कुछ रचनाएं भेजें तो कैसा रहे? नहीं, हम तो नाराज हो जाएंगे भाई, क्योंकि जो नहीं लिखते हैं वो भी प्रयास तो कर सकते हैं ना। हाँ। अब राजुल ने तो बांध दिया कि जो लिखते हैं नहीं भाई। मतलब आप ये उनके लिखिए, ऊपर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल लिखिए लिखिए, आज। क्योंकि तुकांत अतुकांत दोनों तरह की कविताएं होती हैं। जो भी आपसे बन पड़े, 2 पंक्ति 4 पंक्ति, आप अपने मनोभाव लिखें और फिर तो कविता बन ही जाएगी अपने आप, है कि नहीं। कविता तो बस धीरे से छम से चली आती है। चली आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे कठपुतलियां आती हैं। पर्दे के पीछे से, और डोर पता नहीं कहाँ होती है। तो आज विश्व कठपुतली दिवस भी है। और वहीं हम सब की जो जीवनचर्या जिससे चलती है, या यूं कहे कि पूरा प्रकृति का जो है वो वन से चलता है, संरक्षण से। तो आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब सोच रहे होंगे हमारे साथी कि इस समय क्या चर्चा करेंगे, सबके लिए तो हमने आगे की बुकिंग कर दी कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। इस समय हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि मानवाधिकार से संबंधित है, और जो कि मनुष्य को मनुष्य होने का गौरव प्रदान करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव और उसी के उन्मूलन का दिन है आज। जी हाँ, यानी कि एक समता का भाव रहे समाज में, सब बराबर से विकास कर सके, और कहीं ना कहीं किसी के मन में ये ना हो कि हम कोई उच्चतर है, कोई निम्नतर है, या कहीं किसी तरीके की ऐसी भावना, ऐसी ग्रंथियां न बन जाए जो कि एक मानव से मानव को अलग करती हैं। तो कुछ ऐसा ही दिवस है। तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है हर साल। जाति या नस्ल की वजह से भेदभाव की धारणा से समाज और फिर देश का विकास रुक जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि अभी आपने कहा ना कि श्रेष्ठता है या हीनता है, इसका विचार ही मानवता पर बहुत करारी चोट करता है। बिल्कुल, ये बात तो है। और देखो ना राजुल, होता भी है कि जहां हमारे मन में ये विचार आता है, मानव स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य और कल्याण, ये सब जो है प्रभावित हो जाते हैं या रुक से जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं जो सोच रहा है कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत उच्च स्तर के हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वो सामान्य जिंदगी नहीं जी रहा है। और जहां जिसके बारे में सोच रहा है, या जो खुद अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सब सोचकर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस घोषित किया। और 1960 में 21 मार्च से साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर गोलियां चली और कई लोगों की जानें गईं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कि विकास हुआ, और हम सब ने विचार किया कि एक मंच ऐसा हो, या सब इसके लिए सोचें कि सब समान है और सब मानव है ना। तो फिर 1966 में ये संकल्प लिया गया कि मानवाधिकारों के हनन को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और इस शुरुआत के बाद फिर 1989 में इस संकल्प को और मजबूती मिली, जब जाति और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह मनाने की घोषणा हुई। बिल्कुल। ये सप्ताह 21 मार्च से शुरू होता है और 27 मार्च तक चलता है। तो आज इसकी शुरुआत है। बहुत बहुत सी बधाई सबको कि हम सब ने इस बारे में चिंतन किया और एक इंसान को इंसान की तरह समझने के लिए आगे बढ़े। और इसी तरह इस बार की थीम है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो ये छोटा सा संदेश होता है, लेकिन अपने आप में कहना चाहिए कि इसका अगर विस्तार हम देखें, हाँ, विस्तार अगर इसका करें तो सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है ना। बिल्कुल। दुनिया के हर कोने में लोग नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक हों,
ये संदेश ये भी कहता है। बिल्कुल। साथ ही ये भी कहता है कि भेदभाव और अन्याय का विरोध हो, और जो लोग इस तरह के भेदभाव से गुजर रहे हैं, जी। इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं या इन लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको कहीं पर भी असुरक्षा महसूस ना हो। वो बिल्कुल। लोग अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझें। क्योंकि जब भी इस तरीके से कहना चाहिए कि समाज में कोई भी बुराई कह लीजिए या जो भी एक नीति व्याप्त रहती है, जो चल रही होती है सामान्य जन के मन में, उसके खिलाफ जब भी बात उठाई जाती है तो उसका भी विद्रोह बहुत होता है, विरोध होता है। लेकिन और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे संकटों का सामना भी करना पड़ता है, तो वो आवाज उठाएं और वो सुरक्षित महसूस करें, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। है ना? और ये जो है समानता और स्वतंत्रता के इस अधिकार से ही मनुष्य को, समाज को, देश को और पूरे विश्व को फलने फूलने और शांतिपूर्वक उन्नति करने का अवसर मिलेगा। ये बिल्कुल। अवधारणा है, और हमारे देश में तो ये शुरू से ही रहा है समानता का अधिकार, और ये बात रही है कि सभी फले फूलें और सभी सुखी रहें। बिल्कुल। तो इस कामना के साथ कि सभी आनंद में रहें, सब बराबर से रहें, कोई ऊंच नीच की भेदभाव की बात ना रहे और नस्लवाद तो बिल्कुल ही ना हो, तो एक ऐसा समाज जब बनेगा तो जाहिर है कि सब उसमें खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे। जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयाँ, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयाँ। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयाँ, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयाँ। सौ गुना निखार है आज तो सिंगार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले, जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले। जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले, जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले। एक नई दुनिया खड़ी अपने इंतजार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए चार चांद लग जाते हैं जब सब तरफ से हमें एक ये इत्मीनान रहता है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिल्कुल। और चांद भी खुश रहता है भले ही अकेला चांद भी रहे, खुश रहता है, लेकिन हवा भी खुश हो खुश जाता है रहती ना। है। सही बात भाई है। दुनिया भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, और अगर कोई पानी पी रहा है या कोई बच्चा या कोई बड़ा भी पेंसिल से कॉपी पर लिख रहा है या नोटबुक पर लिख रहा है, या कुछ मान लीजिए कोई बीमार है और वो दवा खा रहा है, या कोई अपना घर बना रहा है, तो
इन सभी कामों को करते हुए किसी को भी ये ख्याल नहीं आता कि इन सब के पीछे जंगलों का हाथ है। अब देखो बीमारी वाली बात कही तो अब दवा खा रहा हो तो कहाँ से याद आएगा, अपनी बीमारी याद आएगी कि ये याद आएगा। नहीं, भाई बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि कुछ भी हम करते हैं और हम बड़े आसानी से कागज को ऐसे फाड़ फाड़ के फेंकते हैं, और खासतौर से आजकल जो चल गया है हाथ पोंछने के लिए कागज सफेद वाले, और वो सब हम बहुत तेजी से लोगों को जहां एक की जरूरत होती है हम 2-3 उठा लेते हैं और बिल्कुल नहीं सोचते कि हम इसके बदले में क्या खो रहे हैं, है ना। तो इससे बात आ जाती है जंगलों के महत्व के बारे में बात। और जंगलों के इसी महत्व को समझने के लिए जब हम इन सब चीज़ों का उपयोग करें तो समझें कि जंगल कितने महत्वपूर्ण हैं, और इनके कटने के बाद ही ये सब कागज आ रहे हैं हमारे पास ना। तो इसको अगर समझना है और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही तो 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया कि एक बार इस तरीके की बातों से, बहुत सारी और भी आयोजनों से ये स्पष्ट हो सके कि हम कहाँ कहाँ चूक कर रहे हैं और हमारा भविष्य कैसे असुरक्षित हो सकता है ना। और दरअसल जंगल जो है वो पूरी दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता का, समझ लीजिए कि एक तरह से घर है। हाँ बिल्कुल। और इनमें 60,000 से ज्यादा पेड़ों की किस्में रहती हैं। 60,000, सोचो जरा क्या बात है। इतना ही नहीं, देखो जंगल में बहुत सारे लोगों के लिए मतलब खाना है, छत है, ऊर्जा, दवाएं, आमदनी का स्रोत है, मतलब किसी किसी का तो पूरा घर ही है ना। बिल्कुल। जो जंगल में कीड़े मकोड़े पंछी रहते हैं वो पूरी तरह से उन्हीं पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल दुनिया में लगभग 10 मिलियन जंगल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि यहाँ कभी जंगल था, और जिसका सीधा असर जलवायु परिवर्तन चक्र पर होता है। बिल्कुल, जंगल दुनिया का मूलभूत कार्बन सिंक माने जाते हैं, और इनके नष्ट होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इनका सीधा असर जीवन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है, और भी हम जीव जंतुओं की जो बात कर रहे हैं उन सब पर पड़ता है, अकेले हमारे ऊपर नहीं। और इसीलिए कहा जाता है ना, जंगलों का नष्ट होना मतलब इसमें रहने वाले जीवों, वनस्पतियों का विनाश, और अंततः इंसानी जीवन पर मंडराता हुआ एक भयानक खतरा, और जिसका कि ये कह सकते हैं ना कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है इसका। एक जंगल को देखिए ना, बनने में हजारों हजार साल लग जाते हैं। बिल्कुल। और उसको काटने के लिए बस कुछ ही समय का देर लगती है, और कट तो जाता है वो, और फिर जीवन के लिए कितना बड़ा एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है जी। तो जंगलों के विनाश को रोकने का प्रयास हो, इसलिए इस दिन कई वार्ताएं और वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं। इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। तो इस बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता हो, वार्ताओं के द्वारा और विशेषज्ञों के द्वारा बताया जाए, और वो जाने इस बारे में, साथ ही साथ पेड़ लगाएं। और पेड़ों की विशेषज्ञ के बारे में जाने करें, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने अभी कागज की बात की हम लोगों ने, या और भी चीजें हैं, कार्बन उत्सर्जन हम जो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या बहुत सारी चीजें जो है प्रदूषण कर रहे हैं, कटाई जो हो रही है, उन सब पर तो थोड़ा हम खुद भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हम सिर्फ इन्हीं सब आयोजनों पर क्यों निर्भर रहें। बिल्कुल। हम क्यों नहीं सजग होते हैं, खुद सचेत होते हैं इन सब चीजों के लिए, है ना। एक जागरूक नागरिक बनकर दिखाना चाहिए हमें ना। और इसके साथ ही साथ पेड़ लगाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। अब देखिए ना, ये आम का सीजन आने वाला है, और आम खा खा के गुठलियां फेंकने का जो चलन है, तो भाई कहीं ऐसी जगह फेंकी जाए जहां आम के खूब बिरवे उगाएं, और वो पौधे जो हैं जब फलदार वृक्ष बने, या ऐसे ही कोई भी पेड़ आप लगा सकते हैं घर के आसपास, उसकी देखभाल करें। और जो इसके बारे में बात कही है, हमारे बहुत सारे साथियों ने बात भी कही है। क्या लिखा है? एक साथी ने लिखा है, वृक्ष देव हैं कह रहे सारे वेद पुराण, करे सुरक्षा वृक्ष की देते यही प्रमाण। क्या बात है। कट रहे जंगल देखो, मिट रही पशु पक्षियों की आजादी, हरी भरी दिखती थी जो धरती, है अब चारों तरफ बर्बादी, खत्म हो रही धरती की सुंदरता, हावी है उस पर मानव की जो बर्बरता, हो रही समाप्त अब मानवता, दिख रही चारों तरफ बस क्रूरता। स्वयं को ईश्वर मान बैठा है मानव पर, हो गई नीच प्रवृत्ति उसकी, लगता है वो जैसा कोई दानव, खेल खेलता हो वो जो है प्रकृति से, सहना भी होगा उसका तांडव। स्वयं के जीवन को नष्ट करने की कैसी प्रवृत्ति सीखी है मानव तुमने, मिटाकर स्वयं का अस्तित्व आखिर क्या करने की ठानी है तुमने। क्या बात है। अब भी वक्त है, चेत जाओ, समझो जीवन का महत्व तुम,
अब भी वक्त है, चेत जाओ, समझो जीवन का महत्व तुम, धरती की हरियाली बचाकर वनों को कटने से बचाओ। तो ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कविता लिखी है। भाई बहुत सुंदर कविता है। दोनों को एक साथ इन्होंने समाहित कर लिया। तो भाई पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया ये बनी रहे और उसमें सुमधुर गीत गूंजते रहे हमेशा। क्या बात। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, आसमाने खुश होकर रंगता बिखेरा है, आसमाने खुश ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों। पर्वतों के साथ साथ ये जो पेड़ है ना, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य हिस्सा है और इस हिस्से को बहुत हिफाजत से रखा जाए। वैसे ये बात तो सच है कि भारतवर्ष में ऐसा होता है। एक ये संदेश है, आज पूरे विश्व में वनों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, जो कि अत्यंत चिंताजनक स्थिति पैदा करेगी। अभी कुछ दिनों पूर्व अमेरिका के जंगलों की बात इन्होंने की है और ब्राजील के जंगलों की, जहां जबरदस्त आग लगी थी और पृथ्वी पर पर्यावरण का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन तो मिलती है और पर्यावरण भी शुद्ध होता है जी। ऐसे में वनों का, जंगलों का, पेड़ पौधों का महत्व कितना अधिक है समझा जा सकता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि भारत जैसे विशाल देश में तो वनों का अपना अलग महत्व है, क्योंकि हम सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पूज्य मानते हैं। बिल्कुल, उन्हें पूजते हैं, जैसे चींटी को आटा खिलाते हैं, सांप को पूजते हैं, और तो और पीपल और बरगद जैसे पेड़ों को भी जल अर्पित करके उनका संवर्धन और संरक्षण भी करते हैं। आपको याद होगा, उत्तराखंड के पर्यावरणविद श्री स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वो उन पेड़ से चिपक जाते थे जिनको काटा जाना था। ऐसे में उनके इस आंदोलन से पूरे उत्तराखंड में जागरूकता फैल गई और वनों की कटाई रुक गई, पेड़ पौधों की कटाई रुक गई। आज हमें इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा।
प्रतिदिन एक पेड़ या पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि भारत जैसे विशाल देश में पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर पेड़ लगाना और बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो वन है उनकी कटाई रोकना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम भारत इस मामले में है ही, हम बराबर पूजा भी करते हैं, हर वृक्ष के हर त्यौहार ऐसे ही बने, किसी न किसी वृक्ष को पूजते हैं ताकि हम उसको भविष्य में न काटें, क्योंकि जिसको पूजते हैं उसको काट नहीं सकते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मंशा ऐसी ही रही और पूरा वन महोत्सव हम पूरा महीना मनाते हैं, है ना। वर्षा ऋतु पे जब शुरू होती है तो बिल्कुल भक्ति से मनाया जाता है और बहुत शिद्दत से सभी लोग पेड़ लगाने के। और मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चों को दिया जाता है। और अब तो बच्चे काफी जागरूक भी हो गए हैं कि जो पेड़ वो लगाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर उन्होंने कोई पेड़ लगाया है तो उसके लिए बड़े एकदम लाड़ से उनको पालते हैं ना। हाँ, बिल्कुल जागरूक रहते हैं और पानी देना समय पर, और उनको धूप दिखाना है, कब कब धूप दिखाना है। कई बार तो ये भी देखा है कि वो बड़ों को समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, इस समय धूप देनी चाहिए, इस समय धूप नहीं देनी चाहिए। तो ये सब बातें शुरू से ही बच्चों को अगर आती जाएं तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो महोत्सव हैं, वन महोत्सव हैं या वन दिवस हैं, ये हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे जो हर दिन होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जब आने वाली पीढ़ी इस तरीके की बात करती है तो मन एकदम खुश हो जाता है कि बहुत सुरक्षित हाथों में हमारा भविष्य है और पूरा पर्यावरण जो है वो अब सुरक्षित रहेगा। तो ये संस्कार है जो हमें बच्चों में डालना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है, समय की जरूरत भी है। बिल्कुल। और ये एक संदेश है कि मानव अतिक्रमण और जंगलों में लगने वाली आग के कारण पूरी दुनिया में वन क्षेत्र तेजी से घटा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन दिवस मनाए जाते हैं ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। और क्योंकि पशु पक्षियों का निवास होता है जंगलों में, साथ ही वन हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा सा ये सारी चीजें, पौधे लगाना हम बार बार बात कर रहे हैं राजुल, कुछ हमें अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा। कोशिश करें कम से कम लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग कम कर दें, ऐसा तो प्रयास कर सकते हैं। बहुत भव्य इमारत हम बनाते हैं तो महंगी से महंगी लकड़ियां जब उसमें लगाते हैं तो जाहिर है कि आप बिना पेड़ काटे तो वो लकड़ी आपको नहीं मिलेगी। कुछ इसी तरीके से कुछ फर्नीचर में अपने तब्दीली लाएं। और भी बहुत सारी जगहों पर आप देखें कि उनका क्या आप विकल्प ढूंढ सकते हैं, उसका प्रयोग करें, न कि आप अपनी भव्यता दिखाने के लिए या बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए हम लकड़ी की चीजों का ही बस प्रयोग करेंगे। ऐसा थोड़ा सा अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना। और आदतों में परिवर्तन लाने के साथ साथ एक बात खुद से भी कहनी होगी कि क्योंकि ये जीवन से जुड़ी हुई बात है और ये जीवन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी है जी। तो आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या सौंप कर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे बच्चे बहुत सारे डायनासोर को देखते हैं आज तस्वीरों में, तो आने वाले कल में वो किताबों में ही बहुत सारे वन्य पशुओं को देखें, ऐसे बहुत सारे पेड़ों को देखें और कहें कि अच्छा ये भी होता था। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं जब हम जीव की बात कर रहे हैं तो वृक्ष में भी जान होती है, वो भी एक जीव है, तो कम से कम इतना तो सोच लें हम। बिल्कुल। और हम गाना सुन लें। हाँ हाँ बिल्कुल। जीवन डोर तुम्हीं संग बांधे, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधे, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के तूफान धीरे आंधे, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधे, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधे। हो न सके कभी हम तुम यारे, हो न सके
हम जो बात कर रहे थे ना शुरू में, बहुत सारी बातें कर ली, कौन सी वाली बात बताओ जरा। कविता की बात। हाँ देखो भाई, जीवन डोर वाली बात जब आती है तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जीवन डोर बांधा है, यानी कि विविध भारती के साथ, और विविध भारती ने भी असंख्य लोगों के साथ डोर बांध ली है, और बड़ी प्यारी डोर है ये। और इसीलिए बहुत प्यारी सी एक कविता विविध भारती के बारे में लिखकर हमारे साथी ने लिखकर भेजा है इसे। विश्व कविता दिवस पर विविध भारती के लिए कुछ पंक्तियां। तू लाली है सबेरे वाली, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दिन रात वाली, भजनावली है भक्ति भाव वाली, वंदनवार के साथ रोज सुबह जगाने वाली, झोली है पुरानी यादों वाली, गीत भूले बिसरे रोज सुनाने वाली, हम राही है प्यार के सबेरे वाली, सदाबहार युगल गीत रोज सुनाने वाली, गूंज है भारत की, गूंज है भारत की विश्व भर में, भारत की मिट्टी की खुशबू फैलाने वाली, खुशियां देती है सुरीली निराली, पल पल दिल के पास सुंदर गीतों वाली, थाली है 32 भोजन वाली, विविध विषयों पर कुछ बातें कुछ गीत सुनाने वाली, विविध भारती की रंगोली है सुरीली, मानो भोजन के बाद की पाचन गोली। अरे वाह। करती है यादों का उजाला, विभिन्न फनकारों की यादों के धागों से पिरोई माला, मंच है सखी सहेली वाला, मधुर गीतों के साथ विविध विषय ज्ञान वृद्धि भंडार वाला, खिली हुई है शाम सिंदूरी, गाड़ी है नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों वाली, संगीत सरिता है साजों रागों वाली, राग अनुराग से सुबह शाम स्नान कराने वाली, जयमाला है गीत पुष्प वाली, शौर्य गाथा है वीर सैनिकों के हौसले बढ़ाने वाली, हवा महल है हंसाने वाला, संगीत महल है छाया गीत उद्घोषकों की पसंद वाला, पहले थी पंचरंगी फिर बनी धड़कन सुरीली, सालों से दुलारी विविध भारती है सभी की प्यारी, आवाज है मधुर सभी उद्घोषकों की, अंदाज प्रस्तुति सबकी न्यारी निराली। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया। अच्छा, कितनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी। बहुत सुंदर लिखा आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। जी हाँ, और सखी सहेली में हम लेकर हाजिर हो गए सखी विशेष निशा मिलेट को। निशा मिलेट एक भारतीय महिला तैराक हैं जिन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और 2000 के सिडनी ओलंपिक में जाने वाली भारतीय तैराकी टीम में वो एकमात्र महिला थी। पानी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली निशा मिलेट का जन्म बेंगलुरु कर्नाटक में 20 मार्च 1982 को हुआ था। वो जब 5 साल की थी बस, तभी एक बार वो डूबने से बाल बाल बची। ये देखकर उनके पिता ने उन्हें पानी के डर से उबारने के लिए तैराकी सिखाने का प्रस्ताव रखा और निशा ने अपने पिता के मार्गदर्शन में चेन्नई के एक क्लब में तैराकी सीखना शुरू कर दिया। 1992 में उन्होंने पहली बार राज्य स्तरीय 50 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता जीती और 1994 में उन्होंने हांगकांग में एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक जीता। सीखते सीखते कहां से कहां पहुंचती जा रही थी। 92 में तो 10 साल की थी, उसका 10-12 साल की, सही बात है। और 1999 के राष्ट्रीय खेलों में 14 स्वर्ण पदक जीतने वाली वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। और 1998 की बात बताओ जरा। उसमें 1998 में एशियन गेम्स और 1999 में पर्थ में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही एफ्रो एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जीते। और तो और साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई, लेकिन सेमीफाइनल जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। वैसे मतलब फाइनल तक नहीं पहुंच, सेमीफाइनल तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और निशा मिल्लट को 2 बार बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड दिया जा चुका है जी। और सन 2000 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है। 2002 में उन्हें कर्नाटक राज्य के एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। देखो ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि उन्हें डर लग गया था क्योंकि वो बाल बाल बची डूबते हुए, लेकिन इस डर को उन्होंने निकाला अपने मन से, फिर उस पर उन्होंने एक कहना चाहिए ना कि एक विजय हासिल की और फिर एक मिसाल कायम कर दी। तो इस कहावत को उन्होंने बिल्कुल सिद्ध कर दिया ना, चरितार्थ कर दिया कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, है कि नहीं? बिल्कुल। और जो मन अगर आपका साथ है जी, तो फिर तकदीर भी आपके हाथ है। बिल्कुल, फिर तो पानी हो चाहे आकाश हो, आप कहीं पर भी तैर सकती हैं। मन प्राण उड़ा ले, कुछ ऐसे ही संदेश नजर आ रहे हैं रेणु जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। क्या बात है। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। वाह वाह वाह, क्या कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। बहुत सुंदर। तो एक और भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, जीवन भी कितना अनोखा है, हर राह में जिसकी एक धोखा है, कभी गमों की बौछारें हैं तो कभी खुशियों का एक झोंका है। क्या बात है। हर शाम भरी रंगों से भला किसने यहाँ पाई है, बस कागज के चंद टुकड़ों पर
जिंदगी यहाँ बिताई है। वाह वाह, क्या बात है। देखो ना, बस वाह वाह नहीं, पहले जरा सा वो विश्व कठपुतली दिवस है, हाँ। तो बस ये जो कविताएं होती ही ऐसी हैं कि आप सुनते जाएं और सुनाते जाएं और बस मन जैसे उसी के साथ उड़ता चला जाता है। बस एक कविता और है देखा? रिमी जी, जो कि पढ़ना चाह रहे हैं। कक्षा 2 में इन्होंने पढ़ी थी ये कविता। जी, वो जरूर। कविता इन्होंने हमारे साथ साझा की है। वाह वाह। एक दिन बोली मुझसे नानी, मैं कहती हूँ तुम सुनो कहानी। एक खेत में बूटा पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत पड़ा था। क्या बात है। कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डराती, धूप जलाती, मिट्टी उसको खूब डराती। मिट्टी की गोदी में रहकर, सूरज की किरणों में जलकर, कहाँ बीज ले आई अकेला। अब न डरूंगा भले अकेला। क्या बात है। कुछ दिन बीते, अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, बीज बन गया पौधा हमारा, हरा भरा लहराता हमारा। पौधे से बड़ पेड़ कहलाया, दूर दूर तक फैली छाया। क्या बात है। वैसे इन्होंने ये लिखा है कि आज कविता दिवस पर मैं कविता लिख रहा हूँ जो हमारी कक्षा 2 में हम पढ़ा करते थे। वही उन्होंने वो कविता हमारे साथ भाई साझा ये की अच्छी बात है कि हाँ। आपको याद है या आपने कहीं से भी फिर से उसको याद किया, तो समझिए कि कक्षा 2 में हम भी पहुंच गए। तो बचपन जब होता है तो फिर जब तमाशे होते हैं, खेल तमाशा होता है, तो उसमें कठपुतली का नाच जो है ना वो बड़ा मनोरंजक होता है ना। बहुत मनोरंजक होता है और हम सब ने बचपन में जरूर देखा और होगा। ऐसे नीचे से झुक झुक के देखते थे कि ये कौन है जो उंगली, धागा कहाँ है लगा हुआ, कौन है जो उंगली पर इसे नचा रहा है, और इतनी खूबसूरत खूबसूरत अदाकारियां दिखा रही है ये कठपुतली, है ना। और कभी कभी स्कूल के जो वार्षिक आयोजन होते थे उनमें भी कुछ बच्चों को कठपुतली नाच के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और वो बाकायदा नाचते थे और बड़ा सुंदर बन पड़ता था जी। तो कठपुतलियों के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। काठ या कपड़े की बनी ये गुड़िया मन को लुभाती हैं और कठपुतली के मनोरथ कलात्मक जगत में आप पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा कल्पना लोक खुल गया है जहाँ पे ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो या फिर सामाजिक हो, ये किस्से कहानियां आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही संगीत और वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोलक हो चाहे कुछ अजीब ढंग से वो बाजे बजाए जाते थे ना, उनसे भी उनकी जो होती थी पूरा तालमेल बैठाया जाता है उनके हाव भाव के साथ। इस खूबसूरत कला संस्कार को समर्पित है विश्व कठपुतली दिवस जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और ये बहुत बहुरंगी दुनिया है इनकी। एक दिन करने का यह ख्याल ईरान के जावेद जोलपाधरी के दिमाग में आया जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठपुतली से जुड़े संगठन यूनिमा में सन 2002 में पेश किया और इस ख्याल को सभी ने पसंद किया और 2003 से ये तारीख कठपुतली दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो भाई कठपुतलियों की अगर हम बात करें तो कठपुतली कला बहुत समय से मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्य के साथ भारत में जुड़ी रही है। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो उत्खनन स्थल हैं वहां पर भी सॉकेट युक्त कठपुतलियां मिली हैं जिससे कला के एक रूप में कठपुतली कला की उपस्थिति रही होगी ये पता चलता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास की अवधि के जो हमारे वो मिले हैं उस समय इनका प्रयोग होता था। और इसके संग संग कठपुतली का जो है लिखित संदर्भ जो है पहले और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रचित जो तमिल ग्रंथ है उसका नाम है शिल्पाधिकारण तथा महाभारत में भी मिलता है। अच्छा, कला के साथ साथ कठपुतली का भारतीय संस्कृति में दार्शनिक महत्व भी रहा है। भागवत गीता में ईश्वर को सत, रज और तम रूपी 3 सूत्रों से ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाली कठपुतली के सूत्रधार के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल। भारतीय रंगमंच में वैसे भी हम सब जानते हैं कथावाचक को कहा जाता है। सूत्रधार है जो सूत्रों को धारण करता है, का धारक होता है, यानी कि वो ही पूरी तरह से संचालित करता है पूरे रंगमंच को। और संपूर्ण भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके की कठपुतलियां हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनका विकास भी हुआ है और हर कठपुतली का अलग रूप था। पौराणिक कथाओं में, लोक कथाओं में और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भी इसमें अलग अलग कहानियों को अपनाया गया। तो जो कठपुतली कला है ये सिर्फ अपने आप में कितनी समृद्ध है इससे पता लगता है कि इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और नाटक के भी जो सबको आत्मसात किया है। और फिर इसमें जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसको बहुत मौके मिलते हैं। बिल्कुल आप सही किस बात तरह है। से पेश करते हैं वो बहुत खास बात है जी। और हालांकि अभी कुछ मंद हुआ है ये
कला ये थोड़ी अब थोड़ी वो हुई है, लेकिन अब जो है वो कठपुतली को मात्र मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए हाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और ये भी अपने आप में एक अभिनव चीज है, तो जाहिर है कि बच्चों को आकर्षित करती है, बड़ों को आकर्षित करती है। तो एक अलग ढंग से कार्यक्रमों में को दिखाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी शोध पत्र हो, शोध कार्यक्रम हो, विज्ञापन आदि सब क्षेत्र जो भी हैं जहां पर भी है, इसे व्यवसाय से भी जोड़ा जा रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है। जाहिर है इसके संग संग बच्चों के जो व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में भी ये सहायक होती है। और भारत में तो क्या कहना चाहिए, बहुत समृद्ध रहा है हमारा देश इस मामले में भी। बहुत तरीके की पुतलियां पाई जाती हैं, जैसे कि धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, दस्ताना पुतली, ये सब है तरह तरह के, है ना। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस महान कला को संरक्षित करने के लिए देश के 5 बड़े शहरों में इस बार दिल्ली और वाराणसी, हैदराबाद, अंगुल यानी कि उड़ीसा और अगरतला में पुतल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस बार पुतल उत्सव भी आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। भाई क्योंकि हमारा देश बता रहा है ना कि 500 ईसा पूर्व से इसके प्रमाण मिलते हैं, तो जाहिर है कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, तो इसको जरूर आगे तक ले जाना चाहिए। इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग शहरों में वर्कशॉप भी, जैसे तुमने बताया, कि आयोजित की जा रही है। इसके साथ साथ पुतुल के माध्यम से आज़ादी के संघर्ष को दर्शाया जाएगा। इस उत्सव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज़ाद और प्रकृति की महिमा, सत्याग्रह, रानी लक्ष्मीबाई और महालक्ष्मी जैसे अनेक विषयों पर पुतली नृत्य दिखाया जाएगा। ये उत्सव भारत और विश्व के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ इसके जो कला को संरक्षित रखने का जो एक कदम है, उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
कठपुतलियों का नाच जो है वो बड़ा ही भव्य होता है, उसके लिए मन ललचाया करता है। अरे उनके वस्त्र कितने सुंदर सुंदर बनाते हैं ना, खूब रंग बिरंगे। और हर प्रांत की कठपुतली का एक अलग अंदाज होता है। इसीलिए तो जैसे सब हर जगह की कविता का अलग अंदाज होता है। इसके पहले एक बात बता दें कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, राजस्थान में इसे कठपुतली, उड़ीसा में कुंदेई, कर्नाटक में गोम्बयट्टा और तमिलनाडु में बॉम्बा लट्टा नाम से जाना जाता है इस कठपुतली को। क्या बात है, अलग अलग नामों से है, लेकिन कठपुतली की शान तो निराली है, चाहे जहाँ की हो। देखो ऐसा है ना, कहीं ना कहीं हम सब भी तो कठपुतली ही है ना, किसी के इशारे पर ही ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि ज्यादा ये ना सोचो कि हम केवल किसी के इशारे पर नाच रहे हैं, तुम भी उसी में से एक हो। भारतीय तो इस बात को याद रखना चाहिए। और कविताओं के माध्यम से तो सही बात है कि कुछ भी बड़े प्यार से कहा जाता है, कोई भी विषय हो, नीरस हो, सरस हो, श्रृंगार हो या प्रेम वात्सल्य, जो भी रस हो, भक्ति भाव हो, कविता बड़े सहज ढंग से दूसरे के दिल तक पहुंच जाती है। और कोई भी कला हो, आप गाने की बात करिए, आप नृत्य की बात करिए, आप चित्रकला की बात करिए, कविता जो है वो हर कला के साथ घुल मिल जाती है, मूल में वही है। बिल्कुल। दुनिया में कवियों और कविता की सृजनशीलता को सम्मान देने का दिन है विश्व कविता दिवस, और इस दिन यानी 21 मार्च को कविता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था यूनेस्को के द्वारा। 30वें अधिवेशन में ये फैसला लिया गया था और वो साल था 1999। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की इस पहल का उद्देश्य यही था कि कविताओं के माध्यम से आंचलिक भाषाओं को जीवन दान मिले, कविता लेखन, पठन, पाठन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए प्रोत्साहन मिले। इसीलिए इस दिन की घोषणा के साथ ये कहा गया था, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता आंदोलन को ये एक तरह की पहचान मिली है। और ये बात बिल्कुल सही है और मिलना भी चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा ना कि कोई भी विषय हो, नीरस सरस हो, कविता बड़े प्यार से सब कुछ बता देती है और लोगों को याद रह जाती है। इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर सा संदेश दिखा है जी। हमारे एक साथी ने लिखा है, चंदर बरदाई और उनके द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज रासो की बात की है इन्होंने। दरअसल चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र थे। जब गौरी ने पृथ्वीराज को कैद करके उनके नेत्र छीन लिए थे, तब चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज से शब्द भेदी बाण चलाकर गौरी का वध करने को कहा था और उसका बदला लिया था, जिसे चंद्र बरदाई ने कविता के माध्यम से एक अनूठा गुप्त संदेश पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाया, जिसपे गौरी कहाँ खड़े हैं, किस दिशा में खड़े हैं और कितनी दूरी पर खड़े हैं, इसका अंदाज कविता से लगाकर कविता पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का वध किया था। जी। कविता या दोहे का कमाल का अद्भुत उदाहरण था। तो कविता इन्होंने नहीं लिखी है मुझे, लेकिन याद आ रही है कि शायद कुछ ऐसा था, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, तही ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। हाँ, ता बैठा सुल्तान है मत चूको चौहान। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने 4 बांस 24 गज और कितने अंगुल दूरी पर वो चौहान बैठे हैं, मतलब सुल्तान बैठे हैं, ये उन्होंने पूरी तरह से बता दिया। और इस तरह से बताते हैं कि शब्द भेदी बाण उन्होंने छोड़ा भी और घायल भी किया। बिल्कुल। और कविता भारतवर्ष की तो शिराओं में बहती है। प्राचीन महाकाव्य हो या प्रबंध काव्य हो, कविता युगों से अपनी आनंदमयी कल्याणकारी सृष्टि की रचना करती रही है। कविता चाहे छंद हो या छंद मुक्त हो, या फिर शेर व शायरी हो, या गीतों का माधुर्य हो, मुक्तक हो, दोहे हो, चौपाई हो, पद हो, किसी भी रूप में हो, कविता भारतीय संस्कृति को संजो लेती है। बिल्कुल, इसीलिए तो राजकवि भी होते थे। और राजकवि अक्सर, जैसे कि ये तो जैसे चौहान के है मिसाल दी गई है, हाँ। चंद्र बरदाई ने, ऐसे ही उन्होंने कहा था ना, अली कली ही 100 भिदियो आगे कौन हवाल। राजा अगर विवाह के बाद बहुत ज्यादा अपनी पत्नी में आसक्त थे, तो उन्होंने इस तरह से कविताओं के माध्यम से उन्हें एक बार सजग किया कि नहीं, अब आप राज्य की तरफ ध्यान दें। तो ऐसे कविताओं के माध्यम से बड़े 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 काम किए गए हैं। और यहाँ तक कि जैसे कि अभी बता रहे हैं कि राजा तक को एक बार जगाया गया कि भाई आपकी जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है वो क्या है, उसकी तरफ आप आए, है ना। तो कविताओं में उतनी तो शक्ति है। बिल्कुल। और रेणु जी, एक बहुत सुंदर सी कविता जयशंकर प्रसाद की, महाकवि सुनते हैं गीतों के माध्यम से। हाँ। गले में मेरे हृदय की बात
रे मन, तुम कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन। विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन में, मलय की बात रे मन, तुम कोलाहल गले में मेरे हृदय की बात रे मन। चिर विषाद विलीन मन के, इस व्यथा के तिमिरवन की, चिर विषाद विलीन मन के, इस व्यथा के तिमिरवन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं उषा सी, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात रे मन। जहाँ मरुज्वाला धधकती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, जात की तन को तरसती, जहाँ मरुज्वाला धधकती, जात की तन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, उन्हीं जीवन, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन में, सरस बरसात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की, इस झुलसते, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन में, कुसुम ऋतुरात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात रे मन, तुम कोलाहल गले में मैं हृदय की बात। क्या बात है। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और उसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है। सृष्टि के पदार्थ या मनुष्य भावनाओं को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या अभिव्यक्त भाव विशेष
नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। क्या बात है। और एक और संदेश है, हमने कविता और कहानियां अपनी दादी नानी से सुनी, स्कूलों में पढ़ी, अपने बच्चों को सुनाई और जब नानी बनकर नाती को सुना रही हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कभी पुरानी नहीं होती। जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई ऊर्जाएं भर जाती है। तो क्या बात है। नई ऊर्जाएं भर तो जाती हैं। तो बचपन की कौन सी कविता या पढ़ी हुई याद आ रही है राजुल? हमें तो दो कविताएं याद आ रही हैं। एक कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, बहुत सुंदर कविता मुझे लगती थी हमेशा ये। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या बात है। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा अपना, समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या बात है। इस तरह से जीवन जीने की लालसा जगाती हुई है कविताएं। बहुत सारे संदेश देती हैं हर तरह से, जैसे कहा ना कि सारे रसों को समाहित करती हैं ये कविताएं। और चलते चलते सुप्रसिद्ध कवि नीरज की ये पंक्तियां याद करते हुए हम कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, क्या बात है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या बात है। तो बस आशा के ये स्वर जो हैं कविताओं में जीवन में गूंजते रहे। इसी के साथ अब राजुल और रेणु चतुर्वेदी का कीजिए नमस्कार स्वीकार। तो हमारा आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।